आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपने सीखा है कि सभी लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस के साथ प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले जो वेस्ट होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी लगातार हटाया जाना ज़रूरी होता है, जिससे कि बॉडी के सभी टिश्यूज़ सही तरीके से अपना कार्य कर सकें। इसलिए हमारी बॉडी में एक एफिशिएंट मतलब कि कुशल मैकेनिज़्म का होना आवश्यक है, जो कि सेल्स तक और सेल्स से इन सभी सब्सटेंसेस का मूवमेंट कर सके। एनिमल्स के वेरियस ग्रुप्स में इस ट्रांसपोर्ट के लिए वेरियस टाइप की मेथड्स पाई जाती है। कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेट्स अपनी बॉडी कैविटी के थ्रू अपने आसपास से वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे सेल्स को सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने की सुविधा वहाँ पर मिलती है। कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमन सहित अधिकांश हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का यूज़ होता है। ब्लड के अलावा एक अदर बॉडी फ्लूइड्स लिम्फ होता है, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स से ब्लड बाहर आ रहा है। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ये सब मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो लगभग 55% ब्लड बनाता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स ये मेजर प्रोटीन हैं। ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता होती है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है वो मेनली बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब कि जो रक्षा तंत्र होता है, उसमें ये शामिल होते हैं। और एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स आदि भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा बॉडी में ट्रांजिट होते रहते हैं। प्लाज्मा में ब्लड की क्लॉटिंग या कोएगुलेशन के लिए इनएक्टिव फॉर्म में फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बिना प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं तो प्लाज्मा क्या कहलाती है? सीरम। उस समय हम प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इन सभी को सामूहिक रूप से फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 यहाँ पर मेन सेल्स आती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ये सब मिलकर फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और ये लगभग 45% ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कितना? 55% ब्लड प्लाज्मा बनाती है, 45% ब्लड जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पर बनाते हैं।
अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स की। ब्लड में सभी सेल्स में इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, इन्हें हम आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस सेल्स, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि आरबीसीज की जो क्वांटिटी है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है। एक हेल्दी एडल्ट मैन के पास एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज mm-³ ब्लड होता है। आरबीसीज एडल्ट्स में रेड बोन मेरो में बनती है। अधिकांश मैमल्स में आरबीसीज न्यूक्लियस रहित होती है, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यह आकार में बाई कॉन्केव होते हैं। आरबीसीज में एक लाल रंग का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जितनी भी आरबीसीज होती हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग की दिखाई देती है और इन्हें रेड ब्लड कार्पस सेल्स भी कहा जाता है। एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी ह्यूमन के प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है। जो आरबीसीज होती हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आरबीसीज का एक एवरेज जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो 120 डेज का होता है। 120 दिनों का आरबीसीज का जीवन काल होता है। इसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पस सेल्स के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि वे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कलरलेस होती हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो वाइट ब्लड कार्पस सेल्स कही जाती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो इस वजह से ये कलरलेस होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये संख्या में कम होती हैं। ये औसतन मतलब एक एवरेज देखा जाए तो 6000 to 8000 mm-³ ब्लड की होती हैं। ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि इनका जीवन काल जो है ल्यूकोसाइट्स का वो बहुत कम समय का होता है। वाइट ब्लड कार्पस सेल्स की 2 मेन कैटेगरीज होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है अग्रेन्युलोसाइट्स। इन्हें हम ग्रेन्युलर या अग्रेन्युलर भी कह सकते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये वेरियस टाइप्स के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ग्रेन्युलर हैं उसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर ग्रेन्युलोसाइट्स बनाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अग्रेन्युलर हैं, मतलब ये अग्रेन्युलोसाइट्स है, उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। WBCs में न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे अधिक होता है। ये 60 to 65 या फिर 70% तक पाया जा सकता है, मतलब कि ये 60 से 65 या 70% भी हो सकता है। और बेसोफिल सबसे कम होता है, ये 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल्स है। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो बॉडी में एंटर करने वाले विदेशी जीवों को, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको नष्ट कर देती है, फिनिश कर देती है। बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन एट्सेट्रा इन सभी का सिक्रेशन करता है और इन्फ्लेमेटरी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें ये शामिल होता है। जो इओसिनोफिल्स हैं वो यहाँ पर 2 to 4% होती है। आप देख सकते हैं इओसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना है, 2 to 4%। ये इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन का
विरोध करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 2 मेजर टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। मेजरली इन्हें हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो दोनों बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को यहाँ पर संभालते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स हैं इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट से बनने वाले सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं और जो मेगाकैरियोसाइट्स है वो बोन मेरो में पाई जाने वाली स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। प्लेटलेट्स वेरियस टाइप्स के सब्सटेंसेस को छोड़ सकते हैं जिनसे अधिकांश ब्लड के कोएगुलेशन या क्लोटिंग में शामिल होते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वेरियस टाइप्स के सब्सटेंसेस को छोड़ सकना मतलब वहाँ सिक्रेट करते हैं, है ना, और अधिकतर जो हैं वो ब्लड के कोएगुलेशन और क्लोटिंग में शामिल होते हैं। प्लेटलेट की संख्या में कमी अगर आती है तो प्लेटलेट की संख्या में कमी आने से क्लोटिंग डिसऑर्डर्स वहाँ पर बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स मिले तो इसका मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, जिससे कि चोट लगने पर अगर ब्लड की क्लोटिंग न हुई तो बॉडी से अधिक मात्रा में ब्लड का लॉस हो सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।